17 जून 2026 इस्लामाबाद मेमोरेंडम नाम का एक सीज़फायर एग्रीमेंट हुआ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। कतर और समवॉट पाकिस्तान की मदद से ब्रोकर किया गया एक सीज़फायर एग्रीमेंट था, जिसमें जो ऑनगोइंग लड़ाई चल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल और ईरान के बीच में, उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। 60 दिन के लिए सीज़फायर था और ये प्रपोज़ था कि सीज़फायर के दौरान ये दोनों पार्टीज़ और इनके नेगोशिएटर्स आपस में मिलेंगे और जो भी इनके बीच इश्यूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि जिस किसी भी चीज़ में जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, वो चीज़ टिकाऊ नहीं होती है। ये सीज़ फायर एग्रीमेंट भी वैसा ही था। सिंस इट्स वेरी इंसेप्शन ये क्लियर था कि ये सीज़ फायर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज़ के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हुए थे। ना ही ईरान अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह से सिक्योर कर पाया था, अपने आप को सिक्योर कर पाया था, और ना ही यूएस के और इसराइल के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए थे। तो बहुत ही फ्रेजाइल सीज़ फायर था। और यही हमें देखने को मिला। अभी 8 और 9 जुलाई के बीच इतनी तेज़ी के साथ घटनाक्रम बदले कि जो भी एमओयू वगैरह साइन हो रहा था अमेरिका और ईरान के बीच में, जो भी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, जो भी नेगोशिएशन हो रहा था, मीटिंग्स के दौर चल रहे थे, वो सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गया। एक ब्रीफ आपको मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि एकदम से हुआ क्या। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे पूरी तरह से अपना क्लेम जता रखा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अब अगर कोई भी शिप गुजरेगी तो हमसे कोऑर्डिनेट करके गुजरेगी, हमें एक फीस देने के बाद गुजरेगी। यूएस का कहना है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वगैरह होना चाहिए, तो यूएस ने भी उसमें एक पेंच डाल दिया, एक अड़ंगा डाल दिया। उसने एक अपना भी रूट बता दिया कि ओमान की तरफ से एक रूट है, उससे अगर आप गुजरेंगे तो यूएस नेवी आपको डिफेंड करेगी और यहाँ से आप निकलिए। इसमें आपको ईरान को कोई भी टूल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। यूएस की इस बात को सुन के कुछ कार्गो शिप्स ओमान वाला रास्ता अपना रहे थे। ये देख के आईआरजीसी ने उनके ऊपर मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए। कुछ कार्गो शिप्स पर अटैक हुआ और इससे अमेरिका की कहीं न कहीं किरकिरी हो गई। अमेरिका की बात खराब हो गई और इसको लेके अमेरिका ने रिटेलिएशन किया और कुछ 90 ठिकानों पे ईरान के अंदर बॉम्बिंग की। वापस ईरान ने भी तुरंत रिप्लाई किया और मिसाइल्स और ड्रोन अटैक हुए कुवैत में, बहरीन में, कतर में, जो बहुत बड़े नेगोशिएटर बनते हैं कतर, उनके भी यहाँ भी जो यूएस के बेसेस हैं उनको हिट किया गया। तो एक बार फिर से पूरी तरह से तल्खियाँ और गर्मियाँ बढ़ गई हैं ईरान और यूएस के बीच में, और एक बार फिर ये लड़ाई शुरू हो गई है। हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, और एक जो हमें फ़र्क इस बार देखने को मिल रहा है कि यूएई पे हमला नहीं हो रहा है। जिस यूएई को लास्ट टाइम जब ये वॉर चल रही थी सीज़फायर के पहले, तो जिस यूएई को बहुत ज़्यादा हिट किया था ईरान ने, उसको इस बार हिट नहीं किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली यूएई और ईरान के बीच कोई एग्रीमेंट हो गया है, कुछ पैसे-वैसे यूएई से ईरान को मिल गए होंगे, तो दे आर नॉट टारगेटिंग देम। सऊदी अरेबिया, इतना बड़ा ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन, जहाँ दुनिया भर उस रीजन के डिफरेंट नेशंस के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया में ऐसी टारगेटिंग नहीं हो रही है। और ये पिछली बार जब यूएई पे हमले हो रहे थे, उस वक़्त भी सऊदी अरेबिया पे हमले नहीं हो रहे थे। इसकी भी 2 एक्सपेक्टेड रीज़न्स माने जा रहे हैं। एक तो ये कि सऊदी अरेबिया ने भी कुछ डील वगैरह कर ली है, इंटरनल डील ईरान के साथ, कुछ पैसे-वैसे पहुँचा दिए हैं, और दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया अपनी पाकिस्तान के साथ जो डील हुई है, उसको लेके किसी तरह से खुद को बचाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का एक कंटिजेंट सऊदी अरेबिया में मौजूद है और पाकिस्तान एक नेगोशिएटर और पीस ब्रोकर की तरह भी एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान का नेचर हम जानते हैं, बहुत ही स्लाइमी टाइप का नेशन है। वो डबल क्रॉस हर किसी को करता है। अपने दोस्त के पीठ में छुरा घोंप के दोस्त दुश्मन के साथ सीक्रेट डील्स कर लेता है, फिर उनको दोस्त बना के उनके भी पीठ में छुरा भोंक के अपने पुराने दोस्त जिसको दुश्मन बना चुका होता है उसके साथ डील कर लेता है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अनट्रस्टवर्दी कंट्री है पाकिस्तान। ईरान के लिए उसने कॉरिडोर्स ओपन कर दिए, ईरान को कोवर्टली सपोर्ट कर रहे हैं, बट यूएस को भी सपोर्ट करते हैं, नेगोशिएट भी कर रहे हैं, पीस डील वगैरह की देख रहे हैं। ये सब कर करा के अपने अपने रेलेवेंस को कहीं न कहीं इंटरनेशनल स्टेज पे दिखाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और कहीं न कहीं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच जो एक मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से भी सऊदी अरेबिया बच रहा। तो ये फिलहाल ये सिनेरियो है, एक बार फिर से लड़ाई दोनों देशों के बीच शुरू हो गई है। और ये सब तब हो रहा है जब अयातुल्ला खमेनी का जो प्रोसेशन है, वो चल रहा है। उनका अंतिम संस्कार कह लीजिए, जो उनका प्रोसेशन है वो ईरान में चल रहा है। बहुत से देशों से कुछ लीडर्स या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ईरान में इस समय मौजूद थे, और ये लड़ाई एक बार फिर कहीं न कहीं दिखाती है कि जो ईरान दुनिया भर को क्लेम करते फिर रहा था कि उसने लड़ाई जीत ली है, उसने अमेरिका को पीछे ढकेल दिया है। अमेरिका ने ईरान पे बॉम्बिंग करके ये दिखाया कि हम अभी भी ईरान के अंदर जाके अपने हिसाब से अपने टारगेट्स को बॉम्ब कर सकते हैं। तो यूएस ने भी अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराया कि हाँ, वी आर स्टिल अ पावर इन दिस रीजन।
और ईरान ने भी, चूँकि इमोशंस हाई थे, पोसेशन का टाइम चल रहा था पोसेशन का, उस समय ये हुआ तो वापस उनके ज़ख्म हरे हो गए, उनके स्पिरिचुअल लीडर का जो असैसिनेशन हुआ था यूएस और इज़राइली स्ट्राइक्स में, तो एक बार फिर गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ी और ईरान ने भी उसी हिसाब से बराबर वापस रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की अमेरिका के ऊपर। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो चल रहा है इन दोनों देशों के बीच और इज़राइल के बीच, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अचीव क्या करना चाहते हैं ये लोग? ईरान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? चाहते क्या हैं ये लोग जो इतना लड़े-मरे पड़े हैं? दुनिया भर को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस लिए? वजह क्या है? तो दोनों के अपने सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं। ईरान के अपने सेपरेट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं और अमेरिका के अपने सेपरेट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ईरान की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो ईरान के का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, ईरान ऑब्वियसली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। 70-80% एनरिच्ड यूरेनियम आपको बिजली बनाने के लिए नहीं चाहिए। बिजली बनाने के लिए 4-5% एनरिच्ड यूरेनियम से काम चल जाता है। तो ईरान दुनिया को चाहे कितना भी बोलता फिरे कि वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस और बिजली पैदा करने के लिए यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं, ये एब्सोल्युटली बकवास है। उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है और ईरान अपने इस अ, इस एम को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अपने मिसाइल प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करना चाहता है। किसी भी तरह से उसके इन डेवलपमेंट्स को कर्ब ना कर सकें बाकी देश, इस पे रोक ना लगा सकें बाकी देश, इसके लिए ईरान लड़ रहा है। दूसरा, ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पहले ओपन था इस वॉर के पहले, आयरनी देखिए, इसके पहले ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन था सभी के लिए। इस लड़ाई के बाद अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेके रखा है। कोई भी शिप अगर वहाँ से गुज़रता है तो उसे ईरान को एक फ़ीस पे करनी पड़ती है। ईरान के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। एक ऐसा देश जिस पे आपने दुनिया जहाँ के सैंक्शंस लगा के रखे थे, उसके लिए एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि 20% तेल दुनिया का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास होता है। सारी बड़ी-बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ उसी एरिया में है और उनके शिप्स, उस कार्गो शिप्स, गैस के शिप्स, ऑयल वाले कार्गो शिप्स उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास होते हैं। 20% दुनिया का ऑयल वहाँ से पास होता है। तो अगर उसको किसी तरह से ईरान चार्ज कर पाता है, तो ईरान के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है। ईरान को इस रेवेन्यू का स्वाद अब मिल चुका है। पैसे चख चुका है ईरान और इसलिए ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपने दावे से पीछे हटने वाला नहीं है। वो पूरी कोशिश करेगा ये इंश्योर करने की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके कंट्रोल में रहे और ये जो पैसा आ रहा है यहाँ से, वो आता रहे। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से ईरान चाहता है कि अमेरिका हट जाए, अपने बेसिस को खाली कर दे। ये उनके एमओयू का भी एक हिस्सा था। ईरान की एक डिमांड है कि यूएस अपने सारे बेसिस जो मिडिल ईस्ट में उन्हें खाली कर दे। ये ईरान इसलिए चाहता है कि मिडिल ईस्ट में एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई चलती है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, ईरान शिया मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं। ईरान अपनी हेजेमनी चाहता है मिडिल ईस्ट पे और सऊदी अरेबिया अपनी चाहता है। इतने सालों से सऊदी अरेबिया कुछ हद तक डोमिनेंट पोजीशन में था अमेरिकन असिस्टेंस की वजह से, और चूंकि अमेरिका के बेसिस सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में थे ऑलमोस्ट, जो उस रीजन में है, तो एक तरह से एक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन ईरान ये चाहता है कि एक बार जब यूएस यहाँ से हट जाएगा तो बाकी देशों को दबा के रख पाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा वो मन चाहे तौर से मिडिल ईस्ट के इतने सारे देशों पे जब मन कर रहा है, जहाँ मन कर रहा है वहाँ हमले कर रहा है, होटल पे मार रहा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे मार रहा है, उनके ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे मार रहा है, उनकी इनकम को हिट कर रहा है, सीधे-सीधे उनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू को हिट कर रहा है। लेकिन फिर भी एक भी देश में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ईरान के खिलाफ रिटेलिएट कर पाए। जो ये जीसीसी कंट्रीज़ वगैरह हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वगैरह है, इसके इतने सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं, एक रेज़ोल्यूशन ईरान के खिलाफ नहीं ला पाए, एक रिटेलिएशन ईरान के खिलाफ नहीं कर पाए, एक हमला ईरान के ऊपर नहीं कर पाए। ये दिखाता है कि इनमें ईरान को रेज़िस्ट करने की ताकत नहीं है और ईरान भी इस बात को अब समझ चुका है और इसलिए ईरान चाहता है कि यूएस इस एरिया को खाली करे और पूरी तरह से इस एरिया पे डोमिनेंस ईरान का हो। उसकी प्रॉक्सीज़ है वहाँ पे, ईरान ऑब्वियसली अपनी प्रॉक्सीज़ को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि उनकी मदद से भी वो इस रीजन में अपने डोमिनेंस को सस्टेन कर सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मोटिव है ईरान का, वो ये है कि भाई पैसा आना शुरू हो जाए। जो ऑयल ट्रेड पे ईरान के सैंक्शन लगा हुआ था, ईरान ऑयल अपना नहीं बेच सकता था, वो सैंक्शंस यूएस ने हटा लिए कुछ दिनों के लिए कि भाई आप अपना ऑयल बेचिए। धड़ाधड़ ईरान ने ऑयल बेचना शुरू किया, पैसे कमाने शुरू किए। वो रेजीम, वो देश जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए एकदम तरस गया था, किलस गया था, जिसके पास पैसे खत्म हो रखे थे, उसके पास पैसों का एक ज़बरदस्त फ्लो आना शुरू हो गया और ईरान इस फ्लो को कंटिन्यू रखना चाहता है, इसे सस्टेन करना चाहता है। और इसलिए ईरान चाहता है कि हर तरह से उसके ऊपर जो भी सैंक्शंस है वो हटें, वो फ्रीली एंड ओपनली अपने ऑयल एंड गैस को सेल कर पाए दुनिया भर के मार्केट में और उसके बदले पैसे कमा पाए। अब हम बात करते हैं यूएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो यूएस और इज़राइल के काफ़ी हद तक सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये भी कह सकते हैं कि
कुछ हद तक यूएस के ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इज़राइल। सबसे बड़ा और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, क्योंकि ये एक डायरेक्ट थ्रेट होगा इज़राइल के ऊपर। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता है तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो उस न्यूक्लियर वेपन को इज़राइल के अगेंस्ट यूज़ करेगा। और अगर किसी समय आने वाले समय में अगर ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह हासिल कर लेता है, तो यूएस मेनलैंड भी ईरान की न्यूक्लियर मिसाइल्स की जद में आ सकता है, या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो सकता है, न्यूक्लियर सीक्रेट्स भेज सकता है। ईरान और भी देशों को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्निक दे सकता है, और धीरे-धीरे देखते ही देखते हमें ये देखने को मिलेगा कि शायद पूरे मिडल ईस्ट के कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएँ, बहुत ही कम समय के अंदर-अंदर। जिसकी वजह से ये ऑलरेडी जो रीजन बहुत ही वोलेटाइल है, हमेशा आपस में सब लड़ते रहते हैं। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए और आपस में न्यूक्लियर वॉर हो गई इन सब के, तो इसका असर ना सिर्फ इन देशों पे होगा, बल्कि इसका खामियाज़ा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, अमेरिका को भी। तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना आए। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि पेट्रो डॉलर्स, पेट्रो डॉलर्स को बचाना है। अमेरिकन इकोनॉमी अगर चल रही है तो पेट्रो डॉलर्स की वजह से, क्योंकि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। वो इस वजह से भी है क्योंकि दुनिया भर में जो ऑयल ट्रेड होता है वो डॉलर्स में होता है। मिडिल ईस्ट सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में, और ये सब के सब डॉलर्स के टर्म में अपने तेल को बेचते हैं। तो पेट्रो डॉलर्स यहीं से टर्म ओरिजिनेट होता है। इसी की वजह से डॉलर का डोमिनेंस दुनिया भर में कायम है, दुनिया भर के ट्रेड में डॉलर का डोमिनेंस कायम है। इसी वजह से डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, और इसी की वजह से यूएस अपने ऊपर जो इतना बड़ा कर्जा लेके घूमता है $40 ट्रिलियन का, उस कर्जे को सस्टेन कर पाता है। अगर पेट्रो डॉलर्स के पांव इस जगह से उखड़े तो यूएस इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। यूएस अपने डेट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, डी डॉलराइजेशन और तेजी के साथ होने लग जाएगा, और यूएस इकोनॉमी इस प्रेशर को लॉन्ग टर्म में झेल नहीं पाएगी। तो यूएस को दिख रहा है कि अगर उसने इस रीजन को खाली किया, अगर इस रीजन के ऊपर से उसका डोमिनेंस हटा, जो पेट्रो डॉलर्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड एग्रीमेंट हुआ था इन सब देशों के बीच, कि यूएस ने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे और आप लोग अपना तेल डॉलर्स के टर्म्स में बेचिएगा। अगर यूएस यहाँ से हार के वापस जाता है तो इन देशों का विश्वास यूएस के ऊपर से हट जाएगा। ये पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट कहीं न कहीं धीरे-धीरे कमज़ोर होने लग जाएगा, और शायद खत्म भी होने लग जाए, जिसकी वजह से यूएस डॉलर का ग्लोबल रिजर्व करेंसी बने रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा होते ही यूएस के ऊपर जो डेट है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, यूएस की इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं रहेगी, दुनिया भर का कॉन्फिडेंस यूएस इकोनॉमी के ऊपर से हट जाएगा। जो बॉन्ड्स पूरी दुनिया ने खरीद रखे हैं, वो देश उस बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर देंगे, और यूएस उतने सारे कर्जे को रीपे नहीं कर पाएगा। यूएस इकोनॉमी के लिए ये डेथ सेंटेंस से कम नहीं होगा। तो यूएस अपनी इस हेजेमनी को, अपने इस पेट्रो डॉलर को, यूएस डॉलर की इस ताकत को बचा के रखना चाहता है। इसके अलावा यूएस ये भी चाहता है कि छोटे-मोटे ये स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक्स वगैरह करके, सर्जिकल स्ट्राइक्स करके किसी तरह हम ईरान को मना लें, अपनी बात मनवा लें, और हमें एक लंबे युद्ध में ना जाना पड़े। जैसे 20 साल अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हैं, 10 साल इराक में लड़ रहे हैं, हमें यहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड ना उतारना पड़े, क्योंकि यूएस ये अच्छी तरह से जानता है कि ईरान अफ़गानिस्तान और इराक नहीं है। ईरान इज़ अ मच स्ट्रॉन्गर नेशन। ईरान ने कई साल इसी लड़ाई की तैयारी की है। इसलिए यूएस अगर यहाँ पे बूट्स उतारता है, बूट्स ऑन ग्राउंड उतारता है, तो यूएस के लिए बहुत ही ज़्यादा मेसी सिचुएशन होने वाली है। बहुत सी डेथ्स होंगी, और शायद यूएस की जो पब्लिक है, यूएस के सिटिज़न्स हैं, वो इन डेथ्स को एक्सेप्ट ना करें, और डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल करियर पे, रिपब्लिकन्स के पॉलिटिकल करियर पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाए, जिसका खामियाज़ा उन्हें भुगतना पड़े। और पॉलिटिशियंस, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया भर में पॉलिटिशियंस के लिए उनका पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अबव एंड बियॉन्ड नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। कोई अगर राजनेता है तो उसके लिए उसकी राजनीति उसके देश से बढ़ के होती है, ये दुनिया भर में होता है। तो अगर कहीं ना कहीं देश के कुछ इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े, तो भी वो कर लेंगे अपनी राजनीति को बचाने के लिए, और यही डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पे करते दिखाई दे रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो ईरान की जियो पॉलिटिक्स सिंपल है, इकोनॉमिक एट्रिशन की वॉर है। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है, ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिडिल ईस्ट के उसको बॉम्ब कर देता है, ताकि दुनिया भर में ऑयल एंड गैस की किल्लत हो जाए, प्राइसेस बढ़ने लग जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, यूएस के अंदर भी चीज़ें महंगी हो जाएं, जिसका प्रेशर, कलेक्टिव प्रेशर जब यूएस पे पड़े, इसराइल पे पड़े, तो ये वॉर सस्टेन कर पाना इन देशों के लिए मुश्किल हो जाए। दूसरा जो जियोपॉलिटिकल पर्पस है, वो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पे अपनी हेजेमनी चाहता है, अपना दबदबा चाहता है, यहाँ के ऑयल ट्रेड को किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, कोर्स करना चाहता है, अपनी प्रॉक्सीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ताकि जो उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पूरे रीजन में, उसको फुलफिल कर सके। हमने देखा है किस तरह हूथी रेबल्स ना सिर्फ इसराइल के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, बल्कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट भी मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं, उन्होंने यूएई के अगेंस्ट भी मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं पास्ट में, और इनके
हूथीज़ के अगेंस्ट इन सारे देशों ने मिलके मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, लेकिन वो उन्हें हरा नहीं पाए। तो ये दिखता है कि ये देश कितने ज़्यादा मिलिटरीली कमज़ोर हैं। दुनिया भर का हथियार खरीदते हैं, लेकिन लड़ने की क्षमता इनमें नहीं है और ईरान इस बात को समझता है और इसलिए वो जानता है कि समय आने पे, अगर उसका समय आता है, उसे मौका मिलता है, तो वो इन सभी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को दबा के रख सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए उसके पेट्रो डॉलर को प्रिज़र्व करना, उसकी ग्लोबल हेजेमनी को प्रिज़र्व करना, उसकी साख को बचा के रखना, क्योंकि अगर यूएस वहाँ से हटता है, अगर पेट्रो डॉलर कमज़ोर पड़ता है, तो पेट्रो डॉलर को रिप्लेस करने के लिए पेट्रो युआन तैयार बैठा है। चाइना फ़ौरन यूएस के द्वारा जो खाली की गई जगह होगी, उसको फ़िल करने आएगा। ग्लोबल रिज़र्व करेंसी, ऑयल ट्रेड जो डॉलर्स में होता था, वो युआन में होना शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे युआन दुनिया की ग्लोबल रिज़र्व करेंसी बनने लग जाएगा। चाइना अमेरिका की जगह को भरना शुरू कर देगा और अमेरिका के लिए इससे बड़ा डर और कोई नहीं है। तो ये सारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, जिनकी वजह से मिलके ये लड़ाई हो रही है, चल रही है। दोनों ही देशों के अपने-अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पसेज़ हैं। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर किसी की साख पे बात है, हर किसी की इज़्ज़त पे बात है। इसका खामियाज़ा हालाँकि पूरी दुनिया को फ़ेस करना पड़ रहा है, पूरी दुनिया के देशों को फ़ेस करना पड़ रहा है, पूरी दुनिया के लोगों को फ़ेस करना पड़ रहा है। महँगाई के दौर पे, बढ़ती हुई तेल की कीमतों के तौर पे, लाइफ़स्टाइल्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ प्रभावित हो रही हैं और बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल इस पूरी लड़ाई का, इस पूरे इश्यू का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। कोई लॉजिकल मिडल ग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा है, जिसपे कि ये दोनों देश सहमत हो जाएँ और इज़राइल सहमत हो जाए, ताकि ये जो लड़ाई है, ये खत्म हो जाए। ऐसा फ़िलहाल होते नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो डिस्रप्शंस हैं ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में, जो प्राइस के फ्लक्चुएशंस हैं, इकोनॉमीज़ में जो उथल-पुथल मची हुई है पूरी दुनिया में, ये फ़िलहाल कंटिन्यू रहने के आसार हैं। आगे इसके बारे में जो भी अपडेट होता है, उसको मैं कवर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।